Hello everyone, welcome to MV Classes Labor Law and HRM. I am Vanna, qualified NET Code 55, and today I am covering the part of HRM Unit 2 in Syllabus Code 55, that is wages theory. I already completed a previous video in compensation management. It is the detail of wages theory because it is very important topic in NATA NET Code 55 because they ask every time about the theory name with the match of the following form, and they ask about the author and theory name. So please study carefully, and I hope you understood well this concept when you watch complete my video. So let's start. Today what we will cover? Today we will cover 7 type of theory: wage fund theory, substance theory, the surplus value theory, residual claiming theory, marginal productivity theory, the bargaining theory, and behavior theory. These all are 7 type theory. So we complete one by one. Let's start with wage fund. अब हम पढ़ेंगे wage fund theory, and it is the propounded by the Adam Smith, and it is theory based on basic assumption that worker are paid wage out of predetermined fund of wealth. This fund he called wage fund created as the result of saving. मतलब इसका मतलब ये था कि अगर आपने जितनी सेविंग कर रखी है वेजेस से, उसकी बेसिस पे आपको हायर वेजेस प्रोवाइड किया जाएगी, और जो वेल्थ है वो डिटरमाइन करती है पर्सन की उसकी क्या वेल्थ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होता है कि जो आपके पास वेज फंड क्रिएट हुआ है उससे आप वेजेस प्रोवाइड कराते हैं। एंड ये और इसे एक्सप्लोर किया था जेएस मिल ने। इन्होंने एक मेन चीज करी थी कि ये जो हमारी वेजेस हैं वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई, कितना प्रोपोर्शन है लेबर का हमारा। एंड ये हमेशा पॉपुलेशन एंड कैपिटल के बेसिस में प्रोपोर्शन देखती है। लेकिन उन्होंने एक मेन पॉइंट हाईलाइट किया था कि जो अमाउंट है वेज का वो तो फिक्स रहेगा, उसे हम ना इंक्रीज कर सकते हैं और ना हमें डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं जब या हम वर्कर नंबर ऑफ वर्कर अगर डिक्रीज कर दे तो। मतलब उन्होंने बोला था द अमाउंट ऑफ वेजेस फिक्स, वेज कांट बी इंक्रीज विदाउट द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर। मतलब अगर आपको वेजेस बढ़ानी है तो आप क्या कर रहे हो कि लेबर को डिक्रीज कर रहे हो। क्यों डिक्रीज कर रहे हो? क्योंकि जो आपकी पहले से जो लेबर है वो और स्किल है और वो और सरप्लस क्रिएट करके दे रही है। तो हमने क्या किया कि इसके बेसिस पे इसमें एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, जेएस मिल, जिन्होंने बाद में एक्सप्लोर किया था। देखिए एडम स्मिथ ने सिंपली ये बोला था कि जो हमारे पास जो हमारा वेजेस, जो लेबर वेजेस सेव कर रही है अपना इफिशियंसी काम करके, उसको हम बाद में उनकी वेजेस को इंक्रीज कर देते हैं जितना हमारे पास फंड है। अगर आपके पास वेज फंड जो है अगर लार्ज है तो वेजेस शुड बी हाई, अगर वेज फंड इज लो तो वेजेस शुड बी लो। एंड यही सारा है कि अगर हमारा लार्ज होगा तो वो हायर होगा या वैसी वर्सा होगा। और ये हमेशा किस पे डिपेंड करती है कि हमारे पास वेज फंड का साइज कितना है। तो आई होप आपको वेज फंड थ्योरी समझ में आई। इसमें 2 मेन कंपोनेंट याद करने हैं आपको। ऑथर एडम स्मिथ जो कि इन्होंने दी थी वेज फंड थ्योरी, एंड जेएस मिल ने एक्सप्लोर किया था। कभी कभी क्या होता है एडम स्मिथ और ऑप्शन में वेज फंड थ्योरी होती है, कभी कभी जेएस मिल होता है। तो आपको दोनों ऑथर के नाम याद रखने हैं। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सटेंस थ्योरी। देखिए सब्सटेंस थ्योरी जो कि डेविड रिकार्डो ने दी थी हमारे, और ये हमें मैंने बोला ये सारे जो नेम है ऑथर के और थ्योरी के नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो कि हमें याद रखने हैं। ये डेविड रिकार्डो ने दी थी और इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें सिर्फ लेबर को उतना ही देना है जितना उनको जरूरत है, जिससे वो अपनी सब्सटेंस नीड्स कर सके या अपना सर्वाइवल कर सके, उतना ही हमें देना है। ना तो उससे ज्यादा देना है ना उससे कम देना है। तो देखिए इन्हें सब्सटेंस क्या है, एकदम सर्वाइवल रेट का देना है। इसमें अगर करते अगर इनका मानना था डेविड रिकार्डो का कि अगर आप वर्कर को हायर दे रहे हो सब्सटेंस लेवल से तो क्या होगा, वर्कर नंबर इंक्रीज होंगे, और धीरे धीरे क्या होगा जब वर्कर नंबर इंक्रीज होंगे तो वेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, और वर्कर नंबर इंक्रीज होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और क्योंकि वो मैरिज करेंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी।
एंड अगर आप इस सब्सटेंस लेवल से कम दे रहे हो तो क्या होगा, तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। तो इनका मानना तो यही था कि आप सिर्फ सब्सटेंस लेवल उनका फुलफिल कराओ, ना उससे ज्यादा दो ना उससे कम दो, और इससे आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहा गया है। बोला ना कि अगर उसे कम दोगे तो क्या होगा, स्टारवेशन होगा, भूख से लोग मरेंगे, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, डिसीज होगा, और वो किसी से शादी नहीं करेंगे। अगर आपने उसे फिर से उसे अगेन दोगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर से वर्कर इंक्रीज होंगे और अमाउंट कम होगा। तो इन्होंने बोला था कि हमें सिर्फ मिनिमम वेजेस प्रोवाइड कराने हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक सब्सटेंस थ्योरी किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी, और इसे किसके नाम से जाना जाता है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस के नाम से। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द सब्सटेंस थ्योरी। पहले हम पढ़ेंगे सरप्लस वैल्यू थ्योरी। सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने दी थी, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और इन्होंने बताया था कि उनका जो वेज कैसे डिटरमाइन होना चाहिए। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारी लेबर है वो एक कमोडिटी की तरह है। जैसे कि हम अदर आर्टिकल, जैसे मशीन है, मशीन को तुम परचेज करते हो, ऐसे ही हमारे जो लेबर होता है वो भी एक आर्टिकल है। तुम उसे सॉरी, जो लेबर है वो भी एक कमोडिटी की तरह है, उसे तुम परचेज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, एंड दैट इज द वेज। मतलब जितना जिस तरीके से वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से वो वर्क कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आप प्राइस के रिस्पेक्ट में, जिसे हम वेजेस कहते हैं, इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो। इन्होंने क्या बोला था कि हमें जो कार्ल मैक्स की जो पेमेंट थी वो हमें एक सब्सटेंस लेवल पे दी जानी चाहिए, जो कि जिन्होंने वो जितना टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है प्रोड्यूस आइटम में उससे कम होनी चाहिए। मतलब वो इतना भी नहीं, जैसे कोई अगर वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है तो अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो जिससे क्या होगा कि सरप्लस क्रिएट होगा और वो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। तो उनका ये कहना था कि इवन उनको जो लेबर थी उन्हें इतना भी नहीं मिलता था कि जितना वो टाइम दे रहे हैं कंपनी में, उतना भी उन्हें वेजेस नहीं मिलता था। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ सब्सटेंस लेवल पे हमें प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी लेस है, जितने भी तुम आइटम जा रहे हैं। और ये सारा हमारा क्या ओनर के पास जाना चाहिए, सारा एक्सपेंसेस, जिससे वो सारे जो कंपनी के एक्सपेंस है वो फुलफिल कर सके। अब हम पढ़ेंगे रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। देखिए रेजिडुअल से जैसे कि आपको समझ में आता है क्या है, बचा हुआ, मतलब जो भी बाद में जो बचता है उसे बोलते हैं। सबसे पहले इसके ऑथर का नेम फ्रांसिस ए वॉकर। ये आपको सीरियसली ये जो मैं आज पढ़ा रही हूँ इसमें से 100% ए क्वेश्चन आता है हर बार। तो आपको ये सारे ऑथर एंड जो थ्योरी के नेम है, वो किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये सारे आपको याद करने हैं। तो रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी थी, फ्रांसिस ए वॉकर ने बोला था। उन्होंने बताया था कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है किसी भी बिजनेस को। जब हम व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस वी नीड टू 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो उन्होंने बोला था जब हमारे सारे फैक्टर, मतलब जैसे कि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जब इनके एक्सपेंस हमारे, अगर पहले हम इन एक्सपेंस को फुलफिल करेंगे, इसके बाद जो बचता है वो हमें लेबर को प्रोवाइड करते हैं। तो इनके में क्या कहता है कि सबसे पहले हम इन सारे फुल एक्सपेंस वगैरह को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपने वर्कर को देंगे। तो ये क्या है, वर्कर क्या है, एक रेजिडुअल क्लाइमेट है, मतलब एक बचा हुआ है, जो भी बचा है सब कुछ फुलफिल करने के बाद जब उसे प्रोवाइड होगा। और ये क्या होता है, इसमें जैसे आप मान के चल सकते हैं कि वेजेस क्या है, कि पूरे प्रोडक्शन लो, उसमें से आप रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब माइनस कर दो, उसके बाद हम वेजेस लेबर को मिलती है। इस थ्योरी में ने ये ट्राई किया था कि जो अगर प्रोडक्टिविटी में अगर वर्कर प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो आपका रेजिडुअल है जो बचा हुआ वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए आपका लैंड सेम रहेगा, कैपिटल सेम रहेगी, एंटरप्रेन्योरशिप सही है। अगर आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हो तो आपका रेजिडुअल इंक्रीज होगा और आपका जो वेज है वो आपका हाई होगा। तो इससे ये हमारे रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी थी जो फ्रांसिस ए वॉकर ने दी थी। तो बोला ना कि इस थ्योरी एडमिट द पॉसिबिलिटी इंक्रीज, मतलब वेजेस इंक्रीज हो सकती है अगर आप ज्यादा इफिशियंसी हो, अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो आइटम, तो आपकी वेजेस इंक्रीज हो सकती है। उन्होंने बोला था कि ये एक ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है। ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी का मतलब होता है पॉजिटिविटी दे रही है कि अगर आप इनहेंस करोगे अपनी इफिशियंसी को तो आपकी वेज इंक्रीज होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सब्सटेंस थ्योरी एंड वेज फंड थ्योरी, दे बोथ आर पेसिमिस्टिक थ्योरी इन द सेंस कि ये नेगेटिविटी है। सब्सटेंस थ्योरी में ये था कि आप उसे
ज़्यादा अगर आप उससे ज़्यादा दोगे तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और फिर से वर्कर इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से डाउन हो जाएगी वेजेस। एंड वेज फंड थ्योरी में क्या बोला था कि आप अगर जो आपने सेव सरप्लस किया है लेबर ने वर्क करके, उसके बाद आपका जो फंड होगा उसके बेसिस पे आपको लेबर को वेजेस दिए जाएंगे। तो ये दोनों पेसिमिस्टिक थी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिविटी, अगर आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली आपकी वेज इंक्रीज होगी। वेज आर रिड्यूस लेफ्ट ओवर आफ्टर द अदर फैक्टर प्रोडक्शन हैव बीन पेड। मतलब जैसे कि मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट में मतलब इसे याद रख सकते हो। जैसे फ्रेंसिस ए वॉकर है, वॉकर मतलब एक बच्चा से भी याद रख सकते हो कि जो कुछ बच्चा है लास्ट में सारे एक्सपेंसेस सारे प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर हैं सबको अगर आप पेड कर देते हो उसके बाद जो बचा है वो हमारा वेजेज हो गया। आई होप आपको रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी समझ में आई होगी। एंड अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या है, ये विकस्टीड एंड क्लार्क ने दी थी, विकस्टीड एंड जॉन वेट्स क्लार्क इन ऑफ यूएसए। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपकी वेजेस किसके बेसिस पे अच्छा हम वेज थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम वेजेस को डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, यही तो है सारी वेजेस थ्योरी। तो वेज किसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो आपका लास्ट वर्कर कहते हैं ना मार्जिनल जो प्रॉफिट आता है उसके बेसिस पे हम उसमें वेजेस डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया जो लास्ट वर्कर है जिसे हम मार्जिनल वर्कर बोलते हैं, और इसी चीज को हम मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, आपकी 10 यूनिट क्रिएट हो रही है जो कि आपके 10 लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपका एक मार्जिनल वर्कर एक यूनिट जो हुआ तो उसका प्रॉफिट आपको मिला, तो ये क्या है मार्जिनल प्रॉफिट हो गया। ऐसी मार्जिनल वर्कर है जो एक्स्ट्रा है एंड मार्जिनल प्रोडक्शन है। इस थ्योरी में बोला था, पर ये थ्योरी हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में होती है। मतलब सारे लेबर को सपोज करके चलते हैं कि सेम स्किल होना चाहिए, सेम इफिशिएंसी होनी चाहिए और सारे लोगों को इक्वल वेजेज है। तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन में ही अप्लाई होती है। जब सारे लोग स्किल होंगे जब तो हमें मार्जिनल वर्कर का रेवेन्यू या मार्जिनल वर्कर है उससे हमें जो वेजेज है वो पता चलेगी। अगर सपोज कोई सेमी स्किल है कोई अनस्किल है तो हमें इतना मतलब एक कितना एकदम परफेक्ट कंडीशन में ही अप्लाई होती है कि हम ये सपोज करके, वैसे तो ऐसा है नहीं मार्केट में अभी परफेक्ट कंपटीशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि सबके अपने अलग अलग स्किल होते हैं, लेकिन हम ऐसा ज्यूम करके चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है कि जो लेबर है उसने कितने मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं उसके बेसिस पे हमारा वेज डिटरमाइन होता है। हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना नेट प्रोडक्ट है किसी भी लेबर का, वैल्यू ऑफ अमाउंट विच आउटपुट विल बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉय वन और मोर वर्कर अप्रोप्रिएट एडिशन टू अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या पता चलेगी, जैसे कि मैंने बताया कि 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जो एक वर्कर या 2 वर्कर या 5 वर्कर जो ऐड करे इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट, उनसे आपको कितना बेनिफिट मिला, मतलब कितना आपको प्रोडक्शन मिला, उसके बेसिस पे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हम वेज डिटरमाइन करते हैं। अभी हम स्टडी करेंगे बार्गेनिंग पावर थ्योरी जो कि हमारी जॉन डेविडसन ने दी थी। इट द प्रोपंडर ऑफ दिस थ्योरी एंड इट इज थ्योरी determine the fixation of wage depend on the bargaining power of worker, trade union and the employer। मतलब जिसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगा वो उसी के बेसिस पे डिपेंड होगा। लेकिन इट डजंट मीन कि अगर आपका एकदम एक्सट्रीमली लो वेजेस चली जाए या एक्सट्रीमली हाई वेजेस चली जाए, इट हैव टू लिमिट्स, एंड अपर लेवल एंड मिडिल लेवल एंड लोअर लिमिट। तो लोअर लेवल अपर लेवल के बीच में जो मिडिल लेवल होगा उसके बेसिस पे हमारी बार्गेनिंग सेट होती है। वो भी डिपेंड करती है, अगर एम्प्लॉयर का स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग फेज है या स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है तो हमारी वर्कर थोड़ा वो चाहेंगे कि हमारी जो वेजेस है वो लो हो। अगर वर्कर और ट्रेड यूनियन का स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है तो वो उनके बेसिस पे हमारी जो होगी हाई होगी। तो हमेशा ये याद रखना है, अगर वर्कर है तो हाई जाएगी। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि अपर एंड लोअर लिमिट होती है, जो भी एक्चुअल रेट होती है इन दोनों के बीच में ही होगी और जो कि डिपेंड करती है हमारी एम्प्लॉयर वर्कर पे। और उन्होंने बोला था कि जो वेज है आर ऑफ वर्क है ये एक्चुअली में डिटरमाइन होते हैं हमारे स्ट्रेंथ कितनी है एम्प्लॉयर की और वर्कर की। तो देखिए बार्गेनिंग थ्योरी से आप ये आइडिया लगा सकते हैं बार्गेनिंग मतलब किस में स्ट्रॉन्ग स्किल है,
बार्गेन करने की, किसमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, कौन कितना कन्विंस कर सकता है। अगर वर्कर कर सकता है तो दे गेट अ हाई वेजेस, अगर एम्प्लॉय कर सकता है तो दे प्रोवाइड अ लो वेजेस। तो मतलब इसमें क्या एक तरह का मार्केट है। कहते हैं ना, जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम एक तरह की बार्गेनिंग करते हैं। अगर वो 1000 बोलता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं 800 इज ओके। तो क्या है, अगर हमारी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो हम 800 में ले आएंगे, अगर उसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो वो 1000 ही मांगेगा हमसे। तो ये क्या है, ये हमारी एक बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेज है। ये याद रखिएगा, किसने दी थी? जॉन डेविसन ने। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर थ्योरीज ऑफ वेजेज, जो कि बहुत सारी थ्योरीज हैं। बिहेवियर थ्योरी, ये जब बहुत सारे मतलब लोग साइंटिस्ट थे और उन्होंने आया था, रिसर्च करी थी मार्केट में, और कुछ बिहेवियर साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने जो थ्योरी उन्होंने बताया था कि जो वेजेज लेवल है, मतलब जो बिहेवियर थ्योरी देखा कि उनकी बिहेवियर के बेसिस पे कैसे वेज लेवल कितना है, इंटरनल वेजेस स्ट्रक्चर कितना है, एम्प्लॉय कंसिडरेशन क्या है, मनी है, वेजेज है या मोटिवेटर है। कहते ना कि अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनको मनी के टर्म्स में सेटिस्फाइड कर सकते हो, अब आप उनके बिहेवियर के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसमें वो इंटरेस्टेड है, उसके बेसिस पे हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जब बहुत सारे बिहेवियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके बेसिस पे रिसर्च करी। उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, वेज लेवल कितना होना चाहिए, इंटरनल वेजेस स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉय क्या मैटर करता है उसके लिए, मनी मैटर करता है, मनी इन द सेंस ऑफ वेज एंड सैलरी, या मोटिवेटर। तो हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें उनके बिहेवियर को जान के उनकी बेसिस पे हमें वेज डिफाइन करनी है। जैसे बहुत सारे बिहेवियर साइंटिस्ट हुए थे, जो कि मैंने साइकोलॉजिस्ट, सोशलिस्ट लाइक मार्क्स सिमन, रॉबर्ट डोमेन, एलॉय जैकिस हैव प्रेजेंटेड देयर व्यू ऑफ वेजेस एंड सैलरी। उन्होंने अपना व्यू दिया वेज एंड सैलरी पे, और उसको इन्होंने बहुत रिसर्च स्टडी करी थी बिहेवियर थ्योरी की। मतलब इनका कहना था कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मनी के टर्म्स में उन्हें कंपेयर करके, उन्होंने जितना टास्क दिया, आज की डेट में जो लेबर होती है उन्हें हमें रिकॉग्निशन की भी जरूरत होती है, रिवॉर्ड की भी जरूरत होती है, एक तरह की प्रमोशन की भी जरूरत होती है, और उन्हें हमारा एक मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो ये क्या था, ये सारा बिहेवियर जो थ्योरी थी उसमें बताया गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो इस थ्योरी में हमने देखिए क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सब्सटेंस थ्योरी पढ़ी, एंड वेज फंड थ्योरी पढ़ी, एंड रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी पढ़ी, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सरप्लस थ्योरी पढ़ी, एंड सरप्लस थ्योरी के बाद हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ी, एंड बार्गेनिंग थ्योरी पढ़ी, एंड बार्गेनिंग थ्योरी के बाद हमने पढ़ा बिहेवियर थ्योरीज पढ़ी। तो हमने ये कितने टाइप की होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब आपको याद करना है इसमें, जैसे कि सब्सटेंस थ्योरी के बारे में हमने क्या पढ़ा। सब्सटेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा हमने कि ये सबसे पहले तो डेविड रिकार्डो ने दी थी, एंड इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस बोला जाता था। एंड उसके बारे में हमने फिर पढ़ा वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी जो थी वो हमारे एडम स्मिथ ने दी थी, जो कि वेल्थ पे, जो हमारी कंपनी है उसकी वेल्थ पे डिपेंड करती है कि कितना वेल्थ होगा, उसके बेसिस पे वो वेजेस प्रोवाइड कराएगी। अगर वेल्थ फंड ज़्यादा है तो हमारी जो वेजेस होगी वो हाई होगी, अगर वेज फंड हमारा लो है तो वेजेस शुड बी लो। एंड रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी किसने दी थी? फ्रांसिस ए वॉकर ने। मतलब अगर हमारे जो 4 फैक्टर है प्रोडक्शन के, क्या क्या, कैपिटल, लेबर, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और लैंड होगी, तो जो 3 हैं वो अगर सारा पेड होने के बाद जो भी प्रोडक्शन के अदर फैक्टर है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके जो बचेगा उसको हम लेबर को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसने ये बोला था अगर लेबर इफिशियंसी अपनी इंक्रीज कर सकती है तो आप उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, इफिशियंसी अगर इंक्रीज होगी तो उसके लिए ज़्यादा बचेगा और उसकी वेजेस हाई हो जाएंगी। फिर आते हैं हमारा सरप्लस थ्योरी, जो कि आपको याद रखनी है, ये दी थी हमारे कार्ल मार्क्स ने। सरप्लस थ्योरी में कार्ल मार्क्स ने ये बोला था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से काम करवाना है, क्योंकि लेबर क्या एक कमोडिटी है जो कि आप परचेज करते हो इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस।
जो कि आप वेजेस की फॉर्म में होते हैं। तो आप जो टाइम के प्रोपोर्शन में उससे भी ज़्यादा काम कराओ और उससे सब्सटेंस बेसिस पे वेजेस प्रोवाइड कराओ। इसके बाद हम पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से क्या है कि जो आपके मार्जिनल वर्कर है, जैसे कि आपकी कंपनी में ऑलरेडी 10 वर्कर लगे हुए हैं, जो आपके एक्स्ट्रा जो वर्कर लगे हैं उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है, वो जो प्रोडक्शन दे रहे हैं, उनके बेसिस पे जो हमें वेज रिसीव हो रही है, तो ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में पढ़ा था। ये हमारे किसने दी थी? ये दी थी विकस्टीड एंड क्लेक ने दी थी, ये दोनों लोगों ने दी थी। और आप याद रखिएगा वेज फंड थ्योरी एडम स्मिथ एंड हमारी JS मेल ने दी थी। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बार्गेनिंग थ्योरी, जो कि बार्गेनिंग थ्योरी जो थी वो हमारे डेविड जोन्स डेविडसन ने दी थी। एंड इसमें क्या हुआ था? इसमें ये था कि जिसकी बार्गेनिंग स्ट्रांग होगी, अगर वर्कर की बार्गेनिंग स्ट्रांग होगी तो आपको वेजेस क्या होंगे? हाई मिलेंगे। अगर वर्कर की बार्गेनिंग लो होगी तो वेजेस आपके लो होंगे। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड लास्ट वन थी बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी में हमें ये बताया गया था कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मनी फैक्टर से या वेजेस से आप उससे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, आपको उसके बिहेवियर को भी जानना है। वर्कर के बिहेवियर क्या है, क्या वो कहते ना उसकी एक्चुअली में क्या वो रिकॉग्निशन चाहता है, या फिर वो मनी चाहता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वेजेस, या फिर क्या कंसीडर है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्या वो रिवॉर्ड चाहता है या फिर अपनी प्रमोशन चाहता है, क्या चाहता है। तो हमें क्या है, सबसे पहले उनके जो बिहेवियर है उनको स्टडी करना है। तो ये तो हमारी 7 थ्योरी है। इसके अलावा भी अभी हमारी कुछ थ्योरी बची हुई है, जैसे कंपनसेशन थ्योरी होगी, कि आप सारे रिसर्चर एक पॉइंट पे अग्री हो गए कि ये हमारा वेजेस होना चाहिए, तो ये हमारी कंपनसेशन थ्योरी हो गई। ऐसे हम अभी पढ़ेंगे इक्विटी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी, और इन्हें हम मोटिवेशन वाले टॉपिक्स में भी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन ये वेजेस से रिलेटेड नहीं है। हमारी जो मेन थ्योरी थी ये 7 थ्योरी थी, इसे आपको याद रखना है। और ये किसने प्रोवाइड करी थी, कौन इसके प्रोपाउंडर थे, ये याद रखना है। और मेन की पॉइंट क्या होते हैं ये याद रखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड हमारी जो HR में यूनिट 1 है उसके कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो कि इस वीक्स में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। आई विल कवर दैट टॉपिक। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप